तो कहानी खुलती है किंग या और अजोर फ्लेम नाम की एक आग की आत्मा के बीच। ये दोनों एक दूसरे के दिमाग पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, और किंग या जो कभी एक अमर सम्राट था, वो अपनी बची खुची हेवनली स्पिरिट का इस्तेमाल करता है। ये हेवनली स्पिरिट क्या है? कुछ खास तरह की आध्यात्मिक शक्ति? हाँ, इसे आप उसकी आत्मा की मूल शक्ति कह सकती हैं। एक सम्राट की विल पावर का सार। और यहीं पर उसका अनुभव काम आता है। वो तुरंत पहचान लेता है कि ये आत्मा, ये अजोर फ्लेम असली नहीं है। अच्छा। हाँ, ये तो उस असली महान अग्नि आत्मा का बस एक छोटा सा टुकड़ा है, एक चिंगारी जैसी। तो वो उस पर हमला नहीं करता, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक खेल खेलता है। वो उस टुकड़े को उसकी असलियत याद दिलाता है। कहता है, तुम एक सम्राट के सामने कुछ भी नहीं हो। मतलब वो सीधा उसके घमंड पर चोट करता है। बिल्कुल। और ये काम कर जाता है। वो आत्मा दर्द से चीखती है और एक राज उगल देती है। और राज ये है कि उसकी असली देह को फैंग बूजी नाम के किसी आदमी ने स्टैनिस स्काई एकेडमी में कैद कर रखा है। अब देखिए, यहाँ किंग यान के सामने एक मौका है। वो उसे खत्म कर सकता था, लेकिन वो इसे दो विकल्प देता है, मौत या गुलामी। सही, और आत्मा गुलामी चुन लेती है। पर इसके बाद किंग यान जो करता है वो बहुत दिलचस्प है। हाँ, वो उसे सिर्फ गुलाम नहीं बनाता, बल्कि उसे मजबूत बनाने के लिए दो शक्तिशाली तकनीकें देता है, यिन यांग मेंटल आर्ट और हेवनली फायर टेक्निक। ये थोड़ा अजीब नहीं है? अपने नए गुलाम को ही ताकतवर बना रहा है। ये तो उल्टा पड़ सकता है। पहली नजर में ये जोखिम भरा लगता है, लेकिन यह किंग यान का नजरिया दिखाता है। वो एक योद्धा की तरह नहीं, एक सम्राट की तरह सोच रहा है। वो जानता है कि असली ताकत दूसरों को दबाने में नहीं, बल्कि सही लोगों को मजबूत बनाकर अपने साथ जोड़ने में है। ये एक तरह का, क्या कहते हैं, फोर्स मल्टीप्लायर इफेक्ट है, जहां आपका एक सहयोगी आपकी ताकत को दुगना कर देता है। अच्छा, तो वो उस आत्मा को सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि एक वफादार साथी बना रहा है। बिल्कुल, उसे ताकत देकर वो ये सुनिश्चित कर रहा है कि वो आत्मा कभी उसे धोखा देने के बारे में सोचेगी भी नहीं। तो ये एक निवेश है, एक लॉन्ग टर्म प्लान, और इसका नतीजा तुरंत दिखता है। वो आग की आत्मा खुद को किंग यान की चेतना के साथ मिला लेती है, और इस मिलन से एक जबरदस्त ऊर्जा का विस्फोट होता है, इतना बड़ा कि दूर दूर तक महसूस किया जाता है। यहाँ तक कि किंग यन का पालतू जानवर किलिन भी हैरान रह जाता है। और इस प्रक्रिया से किंग यन की शक्ति में एक बहुत बड़ा उछाल आता है। वो स्टार रियलिम के 9वें स्टेज पर पहुंच जाता है। हाँ, एक मिनट, ये स्टार रियलिम क्या है और उसका 9वां स्टेज, क्या ये बहुत बड़ी बात है? हमें इसका अंदाजा कैसे लगेगा? इसे ऐसे समझिए कि इस दुनिया में शक्ति के कई स्तर हैं, जैसे किसी वीडियो गेम में लेवल्स होते हैं। स्टार रियलिम में पहुंचना ही अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। मतलब आप शहर के ताकतवर लोगों में गिने जाएंगे। ओके। और उसके 9वें स्टेज पर होना मतलब आप उस लेवल के शिखर पर हैं। तो हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। इस एक कदम ने उसे उस इलाके के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक बना दिया है। तो अब किंग यन पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है और उसके पास एक नया सहयोगी भी है। लगता है अब सब कुछ आसान हो जाएगा। लेकिन कहानी इतनी सीधी कहाँ होती है। सही बात है। किलिन उससे पूछता है कि क्या अब वे एकेडमी जाएंगे, लेकिन किंग यान मना कर देता है। इतना बड़ा पावर अप मिलने के बाद भी वो इंतजार क्यों कर रहा है? यही एक अनुभवी सम्राट और एक नौसिखिए में फर्क है। सालों के अनुभव ने उसे सिखाया है कि शक्ति का नशा आपको अंधा बना देता है। वो जानता है कि ज्यादा ताकत अपने साथ बड़े खतरे लेकर आती हैं। स्टैनिस स्काई एकेडमी कोई मामूली जगह नहीं है, और फेंग बूजी, जिसने असली अजोर फ्लेम को कैद किया है, वो भी कोई कमजोर दुश्मन नहीं होगा। तो जल्दबाजी में जाना मतलब मौत को दामक देना। बिल्कुल, उसकी ये शांति और धैर्य ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। और तभी जब वे आगे बढ़ रहे होते हैं, उन्हें एक रहस्यमयी लगभग अदृश्य दीवार मिलती है, और किसी के आने की आहट सुनकर वे छिप जाते हैं। यहां से कहानी एक बहुत ही घिनौना मोड़ लेती है। हाँ, सामने ज्ञान यूएन एकेडमी का एक समूह आता है, और उनके साथ एक पुरुष और एक महिला है, जिनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार हो रहा है। ये दृश्य हमें उस दुनिया की कड़वी सच्चाई दिखाता है। जो ज्ञान और सम्मान का केंद्र होनी चाहिए, असल में ऐसे क्रूर और अमानवीय लोग बना रही है। शक्ति यहाँ सम्मान नहीं, बल्कि दूसरों पर जुल्म करने का लाइसेंस बन गई है। और ये लोग पर्पल की डिवाइन फ्लावर नाम के एक दिव्य फूल की तलाश में हैं। वो बंदी बनाया गया आदमी डर के मारे एक दिव्य मशरूम ढूंढ निकालता है। हाँ, और एकेडमी के लोग उस मशरूम को जमीन पर मसलते हैं और एक छिपी हुई गुफा का दरवाजा खुल जाता है, 7 डिवाइन केव। लेकिन उनकी क्रूरता यही खत्म नहीं होती। नहीं, बल्कि यहाँ से और बढ़ जाती है।
समूह का मास्टर अपने साथियों से कहता है कि गुफा में घुसते ही इस आदमी को मार देंगे और इस औरत के साथ। वो अपनी हवस पूरी करेंगे, वो इसे अपना हक समझता है। ये दिखाता है कि इस दुनिया में कमजोर होना सबसे बड़ा गुनाह है। और ये सारी बातें किंग यान छिपकर सुन रहा है। अब यहाँ जो होता है वो किसी मजाक जैसा लगता है, लेकिन है बहुत ही भयानक। इससे पहले कि वे अपनी योजना को अंजाम दे पाते, किंग यान के पालतू किलिन को एक जोर की छींक आती है। एक छींक? हाँ, और ये कोई मामूली छींक नहीं थी। उसकी छींक से जो चीज निकलती है वो गोली की रफ्तार से जाकर सीधे उस ठड़की मास्टर के माथे के आर पार हो जाती है। क्या? हाँ, उसकी मौके पर ही मौत। एक छींक से मर गया? यकीन नहीं होता, ये तो हद ही है। यही तो बात है। ये एक ही पल में मजेदार और खौफनाक दोनों हैं। यह हमें दिखाता है कि हम जिन्हें साइड किक या पालतू जानवर समझ रहे हैं वे खुद कितने शक्तिशाली हैं। उनकी एक आकस्मिक हरकत भी किसी की जान ले सकती है। ये बात तो है। तो इसके बाद किंग यान और किलिन सामने आते हैं। एकेडमी के बाकी सदस्य बौखला जाते हैं और उन्हें लगता है कि इन्हें लिन फैमिली ने भेजा है। यहाँ एक और पार्टी का नाम सामने आता है और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है, जो किंग यान के लिए अपनी नई शक्तियों को परखने का एक मौका बन जाती है। बिल्कुल। वो अब सिर्फ बचाव नहीं कर रहा है, वो अपनी नई अज़ुर फ्लेम और 9 फोल्ड पाम टेक्निक को टेस्ट कर रहा है। और वो बड़ी आसानी से उन सब पर हावी हो जाता है और किलिन भी पीछे नहीं लेता। जब एक आदमी उसे तलवार से पकड़ने की कोशिश करता है तो किलिन उस स्टील की तलवार को अपने दांतों से चबाकर तोड़ देता है। वाह! तो ये लड़ाई हमें दिखाती है कि किंग यून की ताकत में कितना बड़ा इजाफा हुआ है। हाँ, बिल्कुल। लड़ाई खत्म होने के बाद किंग यून उस कपल को आज़ाद कर देता है जिनकी उसने जान बचाई थी। पहली नज़र में लगता है कि उसने एक अच्छा काम किया, दया दिखाई, लेकिन ये दुनिया दया की कदर नहीं करती। यही इस कहानी का एक और कड़वा सबक है। किंग यून और किलिन गुफा में दाखिल होते हैं और उस कपल को आपस में बातें करते हुए सुनते हैं। और वो लोग किंग यून को ही धोखा देकर मारने की योजना बना रहे हैं। हाँ, ताकि वे उसे लिन फैमिली को सौंपकर इनाम पा सकें। अरे, आप मजाक कर रही हैं? उसने उनकी जान बचाई और वे उसे ही मारने की फिराक में हैं। ये सुनकर तो मतलब खून खौल जाता है। किलिन भी गुस्से से आग बबूला हो जाता है। लेकिन किंग यॉन एकदम शांत रहता है। वो इतना शांत कैसे रह सकता है? यही एक सम्राट और एक आम इंसान के बीच का फर्क है। हजारों साल के अनुभव ने उसे सिखाया है कि इंसानी फितरत में लालच और धोखा आम बात है। उसके लिए ये कोई हैरानी की बात नहीं है। ये बस एक और प्रिडिक्टेबल घटना है। तो उसका शांत रहना उसकी कमजोरी नहीं, उसकी सबसे बड़ी ताकत है। बिल्कुल। गुस्सा आपको गलतियां करने पर मजबूर करता है, जबकि शांति आपको दुश्मन की चाल को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करने का मौका देती है। वो तुरंत उनकी साजिश को पलटने का प्लान बना लेता है। तो कहानी का फोकस अब तियान युएन एकेडमी के दूसरे समूह पर जाता है, जिसका लीडर है मास्टर होशो। हाँ, और किस्मत देखिए, ये लोग उसी धोखेबाज कपल को पकड़ लेते हैं और उन्हें मारकर आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ धोखे का चक्र पूरा होता है। उस कपल ने किंग यॉन को धोखा देने की कोशिश की, तो अंत में वो खुद किसी और के धोखे का शिकार हो गया। एक तरह का इंस्टेंट कर्मा। हाँ, होशो उनकी लाशों को परख करके असली डिवाइन फ्रूट वाले पेड़ तक पहुंच जाता है। और यहाँ एक बहुत बड़ा राज खुलता है। हाँ, होशो बताता है कि ये पेड़ कोई मामूली पेड़ नहीं है। ये एक स्पिरिट डिवोरिंग फॉर्म है। मतलब ये आत्माओं को खाता है। ये खजाना असल में एक जाल है। और सबसे मजेदार बात यह है कि होशो इस जाल का इस्तेमाल अपने ही लोगों के खिलाफ करने वाला है। वो अपने शिष्यों को धोखा देता है। हाँ, वो उन्हें पेड़ की ऊर्जा सोखने के लिए उकसाता है, ये जानते हुए कि पेड़ उल्टा उनकी ही आत्मा को सोख लेगा। वो अपने ही साथियों को उस पेड़ के लिए खाद बना रहा है। ये तो क्रूरता का एक नया ही स्तर है। पहले वाला मास्टर तो बस बाहरी लोगों पर जुल्म कर रहा था, लेकिन होशो तो अपने ही लोगों को कुर्बान कर रहा है। किस लिए? बस एक फल के लिए। वो एक लंबा भाषण लेता है कि कैसे वो इस फल को खाकर मून रियालम के शिखर पर पहुंचेगा। मून रियालम स्टार रियालम से भी बहुत ऊंचा स्तर है। अच्छा। वो उन सब से बदला लेना चाहता है जो उसे नीची नजर से देखते थे। उसकी शक्ति की भूख अपमान और असुरक्षा की भावना से पैदा हुई है। वो ताकतवर इसलिए नहीं बनना चाहता कि वो महान है, बल्कि इसलिए कि वो खुद को छोटा महसूस करता है। और ठीक उसी पल जब होशो अपनी जीत का जश्न मना रहा होता है और अपने भविष्य के सपने देख रहा होता है, किंग यान वहां प्रकट होता है और बड़े व्यंग्यात्मक अंदाज में उसकी तारीफ करता है। कहानी यहाँ एक शानदार मोड़ पर खत्म होती है। होशो, जो अपनी नई ताकत के नशे में चूर है,
किंग यान को एक मामूली कीड़ा समझता है और उसे चुनौती देता है। अब सवाल ये है कि उस दिव्य फल को आखिर कौन खाएगा? वो जो लालच और नफरत में अंधा है, या वो जो सब कुछ देख और समझ रहा है और धैर्य से सही मौके का इंतजार कर रहा था? तो ये कहानी हमें एक ऐसे मोड़ पर छोड़ देती है जहां सवाल सिर्फ ये नहीं है कि फल किसे मिलेगा। ये हमें वापस हमारे शुरुआती सवाल पर ले आती है, शक्ति का असली मतलब क्या है? बिल्कुल, हमारे सामने शक्ति के दो बिल्कुल अलग मॉडल हैं। एक तरफ होशो है, जिसके लिए शक्ति का मतलब है बदला लेना, दूसरों को नीचा दिखाना और अपने अहंकार को संतुष्ट करना। वो शक्ति पाने के लिए अपने ही लोगों को धोखा देने से नहीं हिचकिचाता। नहीं, उसकी शक्ति की भूख विनाशकारी है जो अंत में शायद उसे ही खा जाएगी। और दूसरी तरफ किंग यान है, वो भी शक्ति चाहता है, लेकिन उसका तरीका अलग है। वो सहयोगियों को मजबूत बनाता है, वो धैर्य रखता है और वो अपनी भावनाओं पर काबू रखता है। सही बात है, उसने उस कपल से धोखा खाने के बाद भी अपना आपा नहीं खोया। उसकी शक्ति नियंत्रण, धैर्य और रणनीति पर आधारित है। होश और शक्ति को एक हथियार की तरह देखता है जिसे दूसरों पर इस्तेमाल किया जा सके। जबकि किंग यान शक्ति को एक औजार की तरह देखता है, जिससे वो अपने बड़े लक्ष्य को हासिल कर सके। एक का रास्ता विनाश की ओर जाता है, दूसरे का रास्ता निर्माण की ओर। तो एक अंतिम विचार जो हमारे श्रोताओं के लिए है, इस कहानी के किरदारों को देखकर ये सवाल उठता है कि सच्ची शक्ति क्या है? क्या ये असीम ताकत हासिल कर लेना है जैसा होशो चाहता है, या फिर ये जानना कि कब, कहाँ और कैसे अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना है, जैसा किंग यन कर रहा है? क्या शक्ति सिर्फ उसे हासिल करने में है या उसे संभालने की कला में है? इस कहानी का ये हिस्सा हमें यही सोचने पर मजबूर करता है।